तो यशवंत भैया, सबसे पहले तो मैं उसी से स्टार्ट करूँगा। पहले तो मिलके आपने जो टाइम दिया, रात के 10 बजे आज हम लोग मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम से हम लोग फॉलो कर रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए आप काफ़ी इंस्पायरिंग है। इंस्पायरिंग नहीं, काम ही है, बस कर रहे हैं सब अपने अपने फील्ड में। और हम लोग भी न्यूज़ के मामले में तो है कि न्यूज़ कवर करना है तो न्यूज़ कवर कर ही रहे, तो लोग इंस्पायर कर जाते हो बात अलग है, लेकिन ठीक है, लोगों का प्यार है वो। बट वो डेडिकेशन रेयर होता है थोड़ा सा। तो शुरू से मैं जानना चाहूँगा कि भिलाई टाइम्स आपने शुरू किया, किन एक्सपीरियंसेस के साथ चालू किया और कब से ये थॉट था आपके दिमाग में? देखो, थॉट तो 2019 में आया, लेकिन लोग बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी ग्रोथ कर लिया, बहुत जल्दी इनके सब्सक्राइबर बढ़ गए, बहुत जल्दी इन्होंने ग्रोथ किया, लेकिन बहुत जल्दी नहीं होता। उसके पीछे की मेहनत आप देखो, उसके पीछे का लगन देखो, उसके पीछे का अनुभव देखना चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस रहा पत्रकारिता में। उसके बाद मैंने भिलाई टाइम्स के बारे में सोचा 2011 से लेकर, जब मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में था, पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई करते करते दैनिक भास्कर में काम करने का अवसर मिला। और उस वक्त राजनांदगांव में था मैं। राजनांदगांव में मुझे लगता है कि उस पूरे भास्कर ग्रुप में सबसे छोटा रिपोर्टर मैं था जब मैं ज्वाइन किया था, 19 साल का। कौन से ईयर पे? 2011 की बात है। अच्छा, 2011, क्योंकि 2011 12-13 तक, 13 में मैं अपना ग्रेजुएट कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन। उसके बाद 14 में भिलाई में रेगुलर हुआ। भास्कर में एक ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पे काम करना शुरू किया, और मुझे याद है मुझे 1200 रुपये पहली सैलरी मिली थी। ओके, 1200 रुपये भास्कर में। और पेपर कटिंग के हिसाब से, मतलब जितनी खबरें लिखोगे उतना आपको पैसा मिलेगा, ये स्टैंडर्ड रखे थे ट्रेनी रिपोर्टर के लिए। तो मेरा भी मन होता था यार मेरी भी सैलरी 10,000 रुपये हो। उसमें 10,000 भी बहुत होता था, 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो। तो एक मौका मिला कि भिलाई में काम करने का अवसर मिला, कि एजुकेशन रिपोर्टर की पोस्ट खाली हुई। और राजनांदगांव छोड़ूंगा करके कभी सोचा नहीं था, बट एकदम अचानक से वो कि मौका आया कि भिलाई में काम करने का अवसर मिल रहा है, तुम्हारा रेगुलर हो जाएगा, भास्कर में तुम रेगुलर हो जाओगे। यही सोच के मैं राजनांदगांव से भिलाई आ गया। मुझे याद है कि मई 2014 में भास्कर भिलाई ज्वाइन किया। और उसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ, मतलब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो, भास्कर राजनांदगांव से भिलाई आना। और उसके बाद भास्कर में ज्वाइन किया, आते ही 5 फ्रंट पेज मैंने स्टोरी की। मतलब मैं सोचा नहीं था कि इतनी स्टोरीज कर पाएंगे करके, लेकिन पहले से प्लानिंग करके आया था कि राजनांदगांव से भिलाई जब जाऊंगा तो भिलाई वालों को क्या बताऊंगा, छत्तीसगढ़ वालों को क्या बताऊंगा कि कोई नया लड़का भिलाई भास्कर में ज्वाइन किया है। तो फ्रंट पेज स्टोरी हम लोग के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, और हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, अचीवमेंट होता है वो। तो मैंने ऐसे पहले से प्लान करके आया था कि ये स्टोरी करूँगा, तो स्टेप बाय स्टेप लगातार, मतलब एक सप्ताह के अंदर 4-5 स्टोरी फ्रंट पेज हो गई। खलबली मच गई कि नया लड़का आया है, 22-23 साल का लड़का। तो अच्छा रहा वो पहला साल का एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। एजुकेशन रिपोर्टर दिया गया मुझे, क्योंकि भिलाई एजुकेशन के मामलों में एजुकेशन हब है, टॉप पे था, टॉप पे। तब भी मैं उस टाइम कॉलेज में ही था, 11-12 भिलाई में। अभी हाँ, शंकराचार्य। अरे वाह, शंकरा वाले हो तो आपको मालूम है भिलाई का माहौल एजुकेशन के मामलों में। तो उस शहर का एजुकेशन कवर करने का मौका मिला, तो उस मौके की छोड़ा नहीं मैं। छात्र संघ चुनाव कवर किया। छात्र संघ के बाद 16 तक तो सब खत्म ही हो गया था, छात्र संघ इलेक्शन 17 में। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन भिलाई में भास्कर ने मेरी लाइफ चेंज की। शादी भी हो गई। अच्छा। भिलाई आकर शादी हुई मेरी, 2015 की बात है। मतलब बहुत कम टाइम हुए थे, शिल्पी से मिले। इस पे बात पे आएंगे। हाँ। पहले जर्नलिज्म क्यों? जर्नलिज्म उस टाइम पे तो मेन स्ट्रीम कैरियर किसी का आई थिंक नहीं होता था, बहुत कम ही लोग होते थे जिनको पता होता था। जर्नलिज्म इसलिए क्योंकि मैं शुरू से अखबार पढ़ता था। मतलब मैं क्लास 4 में था तब से अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। मैं तो सरकारी स्कूल वाला हूँ। ओके। इंग्लिश मीडियम कभी स्कूल देखे ही नहीं हम तो मतलब कभी कदम ही नहीं रखे। तो क्लास 4 से मैं अखबार पढ़ रहा था, दैनिक भास्कर पढ़ता था, हरिभूमि। मतलब उस समय तो शायद हरिभूमि नहीं आया था, लेकिन मेरे यहाँ किराने की दुकान है घर में, आज भी है, पहले भी थी। पहले और ज़्यादा बड़ी दुकान थी। तो उस दुकान में बैठता था मैं, दुकान का ताला खोलता था। दुकान ताला खोलने के बाद 1 घंटा कम से कम अच्छे से बैठ के, सुबह का टाइम होता 6 बजे दुकान खोल दिए तो सुबह वही गली मोहल्ले वाले जो लोग आते हैं, मतलब उसमें चाय पत्ती शक्कर तेल वाले, एकदम जो श्रमिक बस्ती है टिपिकल। हाँ, उनकी दिनचर्या रोज चाय पत्ती लेते हैं, वो रोज शक्कर लेते हैं, रोज नमक लेते हैं, वो तभी उनका घर द्वार चलता है। क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं, जो मैं इस इलाके से आता हूँ, लखोली श्रमिक बस्ती है, तो श्रमिक बस बाहुल इलाका है, तो उनका रोज कमाना रोज खाना वाले लोग तो ऐसे आते थे। तो मैं उनको सामान देता था, उसके बाद फिर अखबार पढ़ता था। तो उन लोगों के नाम पढ़ता था मैं जिनके साथ अभी मैं काम किया हूँ। मतलब उस समय बड़े बड़े पत्रकार थे, जैसे मुझे याद है कि नवभारत की यहाँ पे स्टेट हेड है राजेश जोशी सर, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। आज वो स्टेट हेड है नवभारत के, भास्कर में रहे वो। और भी बहुत सारे पत्रकार हैं, जैसे मोहम्मद निज़ाम, मैं एक रायपुर को जानता हूँ।
तापस चतुर्वेदी सर, उनको बहुत दिन से पढ़ता रहा हूँ, तो मेरे गुरु रहे वो। तो ऐसे बड़े बड़े नाम जिनको पढ़ते थे वो, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। तो पेपर पढ़ते पढ़ते मन में हिंदी अच्छी हो गई मेरी, और उसके बाद जब पत्रकारिता में आने का जो मौका मिला, क्लास 11th में मिला, स्कूल में एक ड्रामा था, भागीरथी को गंगा पे लाना है, ऐसा कुछ थीम था। और उस थीम पे मुझे 7 मिनट के ड्रामे में 3 मिनट का रोल मिला था, पत्रकार बनने का। मेरे टीचर बोले कि विवेक तिवारी सर, नाम अभी भी अच्छे से मालूम है सर का, कभी भूल नहीं सकता सर को। अब उस समय तो वेस्टलैंड स्कूल में थे और अभी सरकारी स्कूल में पोस्टेड है। तो सर ने बोला कि यशवंत तुम ये काम अच्छे से कर पाओगे, दीपक चौरसिया का रोल तुम्हें अदा करना है। मैं बोला सर दीपक चौरसिया का रोल मैं कर लूँगा। अरे तुम कर लोगे, तुम बहुत बकर बकर करते हो, बहुत बोलते हो, और तुम्हारा वो ठीक है, तुम्हारा क्या बोलते हो उसको, आत्मविश्वास बहुत अच्छा है। बोला सर ठीक है। सोचो मैं कभी प्रेयर में अपने से नहीं जाता था, जब तक टीचर ना बुला ले, जब तक मेरे दोस्त ना लेके जाए, कभी प्रेयर में नहीं गया, क्योंकि हेजिटेशन होता था कि यार अच्छा नहीं लगता कैसे करके, पीछे खड़े होता था प्रेयर में। लेकिन उस दिन ने, एनुअल फंक्शन के उस ड्रामा ने मेरी लाइफ बदल दी। 4 मिनट का रोल था, दीपक चौरसिया सेम टाइम पे 2 किरदार अदा कर रहा था। एक किरदार जो है स्टूडियो वाला, जो बोलते हैं ना कि हमारे साथ दीपक वहाँ मौजूद है, बताएंगे राजू क्या हाल है वहाँ का, तो फिर वहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग। जी आपको बता दूँ यहाँ मौके के हालात देख सकते हैं, लगातार बाढ़ है, लगातार बारिश हो रही है, लोग तहस नहस से तबाही का माहौल है। सेम टाइम पे मतलब 2 किरदार अदा करना था, लेकिन 4 मिनट को उस किरदार ने मेरी लाइफ बदल दी। मतलब मुझे लगा कि यार अब तो करना तो यही है, पत्रकारिता करना है। मेरे बाकी दोस्त शुरू से बोलते रहे कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा, लेकिन मैं क्लास 11वीं में सोच लिया था कि मैं पत्रकार ही बनूंगा, और बना भी पत्रकार ही बना। आखिर में एक मौका मिला मुझे, 11वीं हो गया, कॉमर्स के साथ 12वीं भी हो गया, बड़े अच्छे से, बहुत कम नंबर आते थे मेरे, एवरेज स्टूडेंट। तो आप क्लास में ऐसे लड़के थे जिसको कोई नहीं जानता था, या फिर ऐसा था कि जो लीड करते थे? सब जानते थे। मैं अपने स्कूल में क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन सेक्रेटरी था। अच्छा। और क्लास का मॉनिटर भी था 9वीं क्लास से 8वीं तक सरकारी स्कूल में। लीडर मतलब पहले से थे। ये ज़्यादा फ्रैंक है लड़का, इसको बना देते हैं। चौक में सबका नाम ही लिखना होता था, मॉनिटर को क्या करना होता है, स्कूल में अपना ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर उसके बाद ये बात कर रहे हैं, हाँ बात कर रहे हैं, इसका नाम लिखो, ये सब होता था। तो बड़ा मज़ा रहा स्कूल लाइफ की। मैं तो मध्याह्न भोजन से शुरू हुआ ना, स्कूल में खाना खिलाने का, वो पीरियड में मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, और बड़ा आनंद आता था कि घर से थाली लेके भी जाते थे। उसके बाद जब पीरियड खत्म होता था, हम मध्याह्न भोजन करते थे, खाना खाते थे, उसके बाद उस थाली को धो के वापस बैग में डाल के घर जाते थे। तो 8वीं तक सरकारी स्कूल पढ़ा मैं, और मेरे पापा का सपना था कि मेरा बेटा भी उस स्कूल में पढ़े जहाँ पे वो काम करते थे, और उसके पास बहुत बड़ा स्कूल, राजनांदगांव वेस्टलैंड स्कूल। मेरे पापा हमाली हैं, अभी 4-5 साल हुए हमाली काम छोड़े। तो उनको लगता था कि मेरा बेटा भी इस स्कूल में पढ़े, तो उनका सपना था। बस वो बोले कि यहाँ पढ़ना है, बोले ठीक है मैं पढ़ूंगा। मेरा भी मन था कि यार कोई बड़े स्कूल में जाना है 8वीं के बाद, अब कहाँ जाए। हमारे गांव में सरकारी स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई थी, तो हम आगे निकल गए 11वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उस स्कूल में पढ़े। और उस समय स्कूल का एक्सपीरियंस भी बड़ा अलग ही था कि वहाँ पे सोचो इतने बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ रहे थे, उनमें से मैं एक मजदूर का बेटा, वो भी गाँव का लड़का। हिंदी मेरी उतनी अच्छी थी नहीं, इंग्लिश मेरी और भी बहुत ख़राब थी वहाँ पे। तो मैं जब क्लास में बैठा ना, तो अपने जैसे एक ढूंढा, कोई गांव का कोई लड़का होगा, कोई अपने बीच का छत्तीसगढ़िया कोई लड़का होगा। तो उसमें एक प्रदीप साहू करके एक लड़का मिला। ये 9th क्लास में? ये 9th क्लास की बात है। और मैं 3 महीने तक किसी से ढंग से बात नहीं किया सिवाय प्रदीप को छोड़ के। उसके बाद धीरे धीरे फ्रैंक हुआ, फिर चीज़ें आगे बढ़ी। ये मैं समझ सकता हूँ जी। मैं भी हिंदी मीडियम से जी 11 में KPS इंग्लिश CBSE मीडियम में गया था। बताओ, बड़ा चैलेंजिंग रहता है वो। तो मैं समझ रहा हूँ आपकी। हाँ, बड़ा वो मुश्किल हो गया था वो, लेकिन ठीक है। तो बाकी दैनिक भास्कर में ज्वाइन मैं 2011 में कर लिया था, भास्कर में। फिर जर्नलिज्म वगैरह कहाँ से किया? फिर जर्नलिज्म मैंने अभी हाल में मैट्स यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। ओके। या BCom ग्रेजुएशन दिग्विजय कॉलेज से किया, राजनांदगांव में, बड़ा कॉलेज है। और उसके बाद MA रूरल डेवलपमेंट की पढ़ाई की। ओके। अब उस समय यार मतलब बताने वाला भी कोई नहीं था कि आपको पढ़ना क्या है, ना तो इंटरनेट होता था, इंटरनेट भी नहीं था, कोई उतने गाइडेंस मिलते नहीं थे, और हमको भी हेजिटेशन होता था कि बात करें क्या पूछे, किससे बात करें, तो कोई बताने वाला नहीं था। बस ये था कि पत्रकारिता में ऐसा कोई डिग्री आज की तारीख में भी मैं समझता हूँ कि आपके अंदर जुनून होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर पैशन हो तो आप सब काम कर लोगे। इससे पहले भी जैसे अब तो अनिवार्य हो गया जर्नलिज्म में ये सब चीज़ें, लेकिन इससे पहले जो लोग होते थे वो टीचर भी पत्रकार का काम करते थे, दिन भर अपनी ड्यूटी करते थे, उसके बाद शाम को दफ्तर जाके खबरें लिखते थे। तो दिग्विजय कॉलेज से मैंने BCom अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद MA रूरल डेवलपमेंट में MA किया। फिर भिलाई आते उसके बाद लगा कि अब डिग्री कर लेनी चाहिए, तो जर्नलिज्म की डिग्री भी यहाँ से मैंने मैट्स यूनिवर्सिटी ले ली। चलो ले लेता हूँ करके, जरूरत तो नहीं थी लेकिन फिर भी ले लेते। कहीं पूछ दीजिए, आपने पूछ दिया भैया कहाँ से किए हो, तो हम बता देंगे भैया मैट्स यूनिवर्सिटी से किए हैं। ये चीज़ें हैं।
बाकी भिलाई टाइम्स तो ठीक है। शुरुआत की पीछे लंबी कहानी है। हम्म। तो अभी तक दैनिक भास्कर में आप काम कर रहे थे। हाँ, दैनिक भास्कर में 10 साल का एक्सपीरियंस है। 2010 से 2011 से 2021 तक का 3 साल। इसीलिए आपको मतलब राजनांदगांव से भिलाई आने में टफ लगा होगा, क्योंकि फैमिली और हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपनी माँ को छोड़ के मैं राजनांदगांव से वापस यहाँ मतलब भिलाई आ पाऊँगा। जॉइंट फैमिली है या फिर? हाँ, सब भरा पूरा परिवार है। माँ है, पापा है, दादी है, दादा नहीं है अभी, दादा इस साल एक्सपायर कर गए, और 2 बड़े भाई, उसमें से एक बड़े भाई लास्ट 2021 में एक्सपायर कर गया कोविड टाइम पे। तो सब भरा पूरा परिवार है, सब आनंद मंगल रहते हैं, कुशल मंगल, बढ़िया। मम्मी मेरी बहुत सपोर्टिव नेचर की, कभी मेरी माँ ने मतलब ना नहीं कहा किसी चीज़ के लिए। मतलब माँ ये काम कर रहा हूँ तो कभी मना नहीं किया। अब सोचिए मैं दैनिक भास्कर ज्वाइन कर चुका हूँ। दैनिक भास्कर ज्वाइन करने के 3 महीने तक मेरी माँ को मालूम नहीं था कि मैं पत्रकारिता के लिए काम कर रहा हूँ, फिर दैनिक भास्कर ज्वाइन कर चुका हूँ। उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं था, मतलब ठीक है कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा होगा। तो ये चीज़ें रही उसमें। ठीक है, नौकरी भी हो गई, अब फिर शादी पे आ जाते हैं। शादी की कहानी जो स्टोरी है वो तो अलग ही स्टोरी है। मतलब ये रहे कि 2015-14 में भास्कर भिलाई आया, तो 15 में शिल्पी मिली मुझे। नॉर्मली कि स्टोरी कवर के दौरान मैं हुडको इलाके में गया था, उसके बाद उससे मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद नंबर एक्सचेंज हुए, सबसे इम्पोर्टेंट नंबर एक्सचेंज हो गए। और एक कैंपेन भी चल रहा था, दैनिक भास्कर का एक अभियान था कि नो पॉलीथीन कैंपेन, एकदम शुरुआती था उस समय, और उसको लीड में भिलाई में मैं कर रहा था। तो मेरे नंबर छपते थे पेपर में, तो बहुत सारे मैसेज आते थे। उनमें से एक शिल्पी का भी मैसेज आया था कि मुझे भी जर्नलिज्म करनी है, आपसे मैं कैसे करूँ, ऐसे करें। तो बोला ठीक है, आप मुझे रिज्यूम भेजिए। तो रिज्यूम उन्होंने भेजा और नॉर्मली बातचीत शुरू हो गई। बातचीत शुरू हुई तो फिर हम मिलना शुरू कर दिए, और मिलते मतलब ऐसा हो गया कि अब लगा कि अब शादी कर लेनी चाहिए। तो शादी के उसमें आ गए। तो शादी वाले जो स्टोरी है वो भी ज़बरदस्त है इसमें कि मैं अपना ऑफिस का दिन भर का मतलब सुबह हम लोग के क्या होता है कि पेपर में क्या होता है जर्नलिज्म में कि आपको अपना वो शेड्यूल देना पड़ता है। एक मीटिंग होती रोज़ सुबह 10 बजे। तो सुबह 10 बजे मीटिंग हुई और मैं अपना शेड्यूल नोट कराया कि आईटी की टीम आज आ रही है। आईटी भिलाई उस समय खुलने वाला था, मतलब उसके लिए ज़मीन दिख रही थी। तो वही स्टोरी मैंने असाइन की, आपकी ये स्टोरी में करने जा रहा हूँ। बाकी अपने साथियों बोल के आया कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ, आप लोग की ज़रूरत पड़ेगी तो याद करूँगा। शिल्पी भिलाई में रहती थी अपनी बुआ के यहाँ, और शिल्पी का मेन मायका जो बोल सकते हो वो दली राजरा है, दली राजा से आती है। तो उसके घर गए मैं, क्योंकि शिल्पी की शादी की बात शुरू हो गई थी। अच्छा। शादी करनी है उसकी ऐसे करके। तो शिल्पी ने बताया कि शादी करने वाले हैं, तुम आके बुआ से बात करो। मैं बोला ठीक है। अपने डिस्कवर उठा के उसके घर के नीचे खड़े किया, ऊपर चले गए बुआ से मिलने, और बोलने लगा कि मैं और शिल्पी एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। ओके। तो मेरी बुआ शॉक्ड हो गई कि यार, बुआ सास शिल्पी की बुआ शॉक हो गई। तो बोले ये कौन है, क्या है? तुम फिर अपना परिचय दी, बताया। तो मैं यशवंत साहू हूँ और तो बंगाली। तो बोले कि ये कैसे संभव नहीं हो पाएगा। फिर शिल्पी ने भी प्रेशर किया कि भाई हम शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमको करने दो। फिर बहुत डांट फटकार हुई उस दिन, मार के भगा दिया गया। अच्छा। शिल्पी का बैग रेडी था, शिल्पी अपना बैग पकड़ी बड़ी वाली, और बैग लेके वो नीचे उतर गई, और उस बीच शिल्पी को वो मारती रही मेरी बुआ सास। तो मैं बीच में मनाने के लिए भी कि बुआ रहन दो, मत मारो, ऐसे करके। तो उसमें भी डांट दी मुझे। फिर उसके बाद फाइनली क्या किया कि अब जो है घर तो निकाल दिए घर से शिल्पी को, अब कहाँ ले जाऊँ। फिर अपने घर में फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन लगाया। मेरी मम्मी उस समय पहली बार पार्षद बनी थी, 2014 में पहली बार पार्षद बनी, और शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था। अच्छा। 1 तारीख को वो पार्षद बनी है और 4 जनवरी को शपथ होना था। तो इस बीच हम लोग का एपिसोड हो गया था। तो फिर मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी वो मैं शादी कर लिया हूँ एक लड़की से भिलाई में, कैसे करना है। तो मेरी माँ तो समझ नहीं पाई क्या हो रहा है ये करके। तो पापा से बात करें, पापा भी समझ नहीं पाए। फिर थोड़ी देर बाद और लगा रहे, भाई मैं सही बोल रहा हूँ, मैं शादी कर लिया हूँ एक लड़की से, कैसे करना, कहाँ घर लेके आऊँ लखोली की, कहाँ जाऊँ। तो बोले तुम लखोली मत आओ, तुम नानी के यहाँ जाओ। बोले फिर अपने नाना के यहाँ गए, नानी के यहाँ, मामा के यहाँ जो दुर्ग में रहते हैं उनके यहाँ गए, उनके यहाँ शरण लिए हम लोग, और 1 हफ्ते बाद हमारी शादी हो गई। उस शादी में मेरी वाइफ से मतलब शिल्पी के परिवार वाले तो नहीं आए थे, लेकिन मेरे पूरे परिवार वाले सब साथ में खड़े थे, उस पूरा मतलब सपोर्ट पे थे। सपोर्ट करने के पीछे रीज़न ये था कि लड़का अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, घर का लाडला सबसे छोटा मैं था, तो उसके लिए भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बाकी मेरा सोचा नहीं था कि मेरे पापा एक्सेप्ट करेंगे करके, क्योंकि उनका टेरर में दिखता था कि बोलते थे कि कोई स्टेप नहीं करेगा, कोई ऐसा नहीं करेगा, तो एक मन में डर था, लेकिन स्वीकार किया उन्होंने।
हाँ, अब एक पार्षद, हाँ हाँ, अब नए पार्षद नए बने पार्षद हैं। बने, उसका बेटा इतना बड़ा कांड कर दे हाँ। तो लोग तो बातें करेंगे, और इतनी जल्दी वायरल हो गई ये बातें। मतलब सोचो उस समय तो सोशल मीडिया भी उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये बातें पूरी गांव में फैल गई कि पार्षद के बेटे ने लड़की भगा के शादी कर लिया। अच्छा। तो वो एक चला गांव में कुछ दिन, लेकिन ठीक है, लोगों को काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपके जात इंपॉर्टेंट नहीं मिलना, आपका कास्ट इंपॉर्टेंट मिलना नहीं है, आपके विचार मिलना चाहिए, आपके दिल मिलने चाहिए। तो वो विचार दिल मिल गए और शादी के 9 साल हो गए। हाँ। और आज भी ऐसा लगता है कि हमने हाल फिलहाल तो शादी की है, लगेगा। इंटरकास्ट मैरिज उस टाइम भी बहुत रेयर था। हाँ, आज बहुत आज rare। भी यहाँ थोड़ा छत्तीसगढ़ में है रेयर। हाँ, लेकिन अब लोग स्वीकार लेते हैं। अब मैं देखा हूँ हमारे समाज में, साहू समाज में भी बहुत सारा देखा हूँ, और छत्तीसगढ़ी समाज में भी देखा हूँ कि लोग ना एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है, बोले चलो लड़का लड़की बेंगलोर में है, वहाँ से उनको पसंद आ गया, तब क्या कर लोगे, तो स्वीकार लेते हैं। बस ये है कि मैं अभी भी उन लोगों से कहना चाहता हूँ, लड़कियों से कहना चाहता हूँ, लड़कों से कहना चाहता हूँ कि आप शादी करें तो लड़कियों को स्पेशली बोलना चाहता हूँ, आप शादी करने से पहले उस लड़के के बारे में पूरा कैरेक्टर अच्छे से देख ले। पान ठेला में बैठने वाले लड़के जो आपके पीछा करते हैं, उसके साथ शादी बिल्कुल ना करें। उसके पीछे आप सिक्योर लाइफ, अपनी सिक्योर लाइफ देखो। बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मैं तुम्हारे बाहों में रह के घर बसा लूंगी, मुझे थोड़ा सा प्यार ही चाहिए, खाना नहीं चाहिए। भैया दाल आटा भाव सब मांगते हैं। तो आप नौकरी पेशा शख्स से शादी करें, और हो सके तो रोजगार वाला कोई अच्छा पक्का होना चाहिए, जिसके पास 30-40 हज़ार सैलरी आए, शादी उसी से करें। बाकी घर वाले आपके सपोर्ट करें उसमें। ऐसा नहीं कि कोई लफंगा घूम रहा है, रोज़ पीछा करता है तो हाँ बोल देती हूँ, फिर शादी कर ली, ये गलत बात है। तो मैं इसमें फेवर करता हूँ कि ठीक है, अगर सक्सेस है तो दोनों। हाँ, आजकल क्योंकि तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत बढ़ गया। मतलब आज की और तारीख ऐसा नहीं कि केवल अरेंज मैरिज में आ रहे हैं, लव मैरिज अरेंज भी आ रहे, बहुत दोनों ज़्यादा में आ आ रहा है। रहे हैं। उसमें उसके पीछे ट्रस्ट वाला एक बड़ा वो है। आप भाई सोचो, वो लड़की आपके लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ के आ रही है, वो लड़का भी कहीं ना कहीं छोड़ छाड़ के गया है, तो आगे आप लोग को ही चलना है। लोग आपके बारे में ही बात ही करेंगे कि यार देखो इन लोग घर छोड़ के गए थे, इनका देखो प्यार सक्सेस नहीं हुआ। तो चैलेंज आपके लिए ये भी कि लोगों को दिखाना कि आपका प्यार सक्सेस है, आपको सक्सेस करना भी उसके लिए। तो मुझे लगता है कि आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस मामले में। तो अब इसके आगे जो है भिलाई टाइम्स, कैसे आपने सोचा, ये वर्ड कैसे आया सामने? बिल्कुल, भिलाई टाइम्स को लेके 2018 की बात है, 18-19 की बात है, जब अखबार हम लोग खबरें छापते थे। तो मैं खबर करते थे, हम खबर करने के बाद विज्ञप्ति आती है, जैसे कोई इवेंट हुआ, साहू समाज का कार्यक्रम हुआ, यादव समाज का कार्यक्रम हुआ, या फिर कुर्मी समाज का कार्यक्रम, कोई भी समाज का हो, छोटे मोटे इवेंट होते हैं, कोई जयंती बनाई गई, कुछ आयोजन हुआ, तो विज्ञप्ति आती थी, विज्ञप्ति छापते थे। उसके बाद ना विज्ञप्ति भेजने वाला शख्स मांगता था, भैया पेपर में छपा क्या? मैं बोला पेपर आप देखे नहीं क्या? मैं पेपर आज नहीं पढ़ पाया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, मैं पेपर की कटिंग उनको वायरल कर, मतलब उनको भेज दिया, भैया ये छपा है आपका, पेपर की कटिंग ये है। ऐसे फ़ोन करने वालों की संख्या ना बढ़ती गई धीरे धीरे। अच्छा, मतलब ये समझ आया कि लोग पेपर पढ़ना बंद कर कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं और बंद कर ही दिए हैं। अच्छा। मतलब रेंडमली आप शहर में 10 लोग को पूछ लो कि आज के अखबार में क्या छपा है, आज की लीड खबर क्या है। मुझे लगता है कि 10 में से 7 एक आध 2 ही जवाब दे पाएंगे कि हाँ यार आज बड़ा मामला छपा है। और जो न्यूज़पेपर ले रहे हैं वो भी केवल फ्रंट पेज और फ्रंट पेज, स्पोर्ट्स पेज, 2-4 पेज ही है, लेकिन बाकी अंदर के पेजों का महत्व नहीं समझते। जबकि एडिटोरियल पेज होता है, संपादकीय पेज होता है अखबार में, तो वो पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपने सारे युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि वो पेज को अगर आप चार्ट लिए मतलब कि पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ लिए ना, तो आपको जनरल नॉलेज की कोई किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें सामायिक जितने भी विषय आते हैं सारे आते हैं, करंट अफेयर आते हैं, देश के बड़े बड़े लोग एडिटर्स लिखते हैं, लेखक होते हैं, वो व्यंग्यकार होते हैं, कॉलम लिखने वाले होते हैं, वो बड़े बड़े लोग अपने विचार लिखते हैं, और उन विचारों में आपके लिए जनरल नॉलेज के बहुत सारे कंटेंट होते हैं। तो उस पेज का महत्व समझना चाहिए लोगों को। तो उसके बाद क्या हुआ कि ना ऐसे संख्या बढ़ती गई कि भैया अखबार कटिंग भेजो। तो बाद में समझ आया कि यार अखबार कोई पढ़ ही नहीं रहे। तो अपन ने सोचा कि यार क्यों ना हमारे शहर की बात करने वाला कोई वेब पोर्टल चालू करना चाहिए। वेब पोर्टल, हमारी शुरुआत वेबसाइट से हुई है, bhilaitimes.com से। तो 2019 में हमने भिलाई टाइम्स वेबसाइट को शुरू किया, और शुरू करने के पीछे मेरे 2 साथी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेरी वाइफ शिल्पी और दूसरे मेरे साले साहब आदित्य घोष। तो इन दोनों ने शुरू किया, और इनके बैकबोन मैं था, पीछे में बैठ के हेडिंग वगैरह दिखना, कंटेंट इनको डिलीवर करना, बताना कि ये खबर कर लो, वो खबर कर लो। तो ये काम करते थे, क्योंकि दैनिक भास्कर में रहते हुए आप दूसरी कोई चीज़ और नहीं कर सकते थे। तो 2019-20 में हमारी भिलाई टाइम्स बहुत रीच हो गई वेबसाइट। और जब कोविड आया था, मुझे याद है कोरोना काल में लोग अखबार नहीं पढ़ रहे थे, सिर्फ मोबाइल दिख रहे थे। तो उस समय हम लोग को याद है कि एक महीना ऐसा आया था कि हमको वेबसाइट से जो रेवेन्यू था वो 58,000 रुपये महीना आया था। एक महीने की रेवेन्यू 58,000 रुपये। तो हमारे लिए भी वो बहुत बड़ा था कि यार
वेबसाइट से एक महीने में हमने सिर्फ गूगल से 58,000 रुपये कमा लिए। मुझे भी नहीं पता था ऐसा होता है। हाँ होता है, अभी भी होता है, हम लोग को आता है पैसा, वेबसाइट से पैसे आते हैं। जितना ज़्यादा रीच होगा, जितना ज़्यादा उसको खोला जाएगा, एडसेंस वगैरह एडसेंस से आता है, गूगल एडसेंस से। तो एक महीने में वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ था, क्योंकि कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम पे लोगों को चाहिए था यूटिलिटी खबरें कि कहाँ बंद रहेगा, कौन से टाइम पे कौन सी दुकानें खुलेंगी, कितने कोरोना मरीज पाए गए, किसकी मौत हो गई, कौन मर गया, सब चीज़ देखते थे लोग। और हम लोग इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से कवर करते थे, मतलब भिलाई टाइम्स में बहुत अच्छे से कवर करते थे। और साथ साथ एक चीज़ देखें कि भिलाई टाइम्स में ना व्हाट्सएप ग्रुप का एक दौर शुरू किया हम लोग, कि अगर आपको भी खबरें पढ़नी है तो भिलाई टाइम्स के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। तो हमने खबर के नीचे ना, खबर के लिंक के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डालते थे। वो आज भी हम डालते हैं, भिलाई टाइम्स के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मतलब उसमें अपलोड होता है। और उस समय से लेकर आज तक 1200 व्हाट्सएप ग्रुप की संख्या हो चुकी है। ओके 1200 व्हाट्सएप ग्रुप, सोचिए उन 1200 व्हाट्सएप ग्रुप पे खबरों को पोस्ट करना भी अपने आप में चैलेंज है। एक आदमी, जैसे हम लोग शेयर करते हैं, मैं खुद भी शेयर करता हूँ, आज भी शेयर करता हूँ, कोई खबर होती है तो हम सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक साथ 2 खबर को शेयर करते हैं और एक पकड़ पकड़ के एक में डालते हैं। एक बार में पाँच ही ग्रुप में जाते हैं। तो 1200 ग्रुप में डालने में आदमी थक जाते हैं हम लोग दिन भर में। तो ये शुरू हुआ वेबसाइट में। वेबसाइट के बाद धीरे धीरे रेवेन्यू मॉडल भी जनरेट किया। और उसके बाद 2020 और 21 में ऐसा लगा कि यार अब नहीं, भास्कर से अब विदा ले लेना चाहिए। भास्कर ने बहुत सिखा दिया। एक छोटू, जो लखोली का छोटू था, उसे यशवंत साहू भास्कर ने बनाया। अब इस यशवंत साहू को अपना आयाम खुद को तय करना है, खुद का दौर शुरू करना है। और एक पत्रकारिता के नए आयाम को लेकर हम काम किए कि यार मेरे शहर की खबर मुझे पहले क्यों नहीं मिलती, अगले दिन का इंतज़ार क्यों करना पड़ता है। तो हमने भिलाई टाइम्स नाम सोचा कि यार ये नाम सही है कि नहीं। बहुत सोचा कि भिलाई टाइम्स, भिलाई का अपना कोई चैनल नहीं था उस समय, अभी भी नहीं है, वो जो लोग लोकल मानते हैं, ना चैनल है ना अखबार है। वेबसाइट हमने चालू कर ली 19 में, और उसके बाद 21 में हम यूट्यूब पे आए। और यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो 7 अप्रैल 2021 को अपलोड हुआ है, आज से 3-4 साल पहले। और 6 मिनट का वीडियो था। 6 मिनट को उस वीडियो को बहुत, मतलब पहली बार सोचो 10 साल तक खबर लिखता था, वो अचानक से अब माइक पकड़ लोगे बोलना, तो मैंने एक माइक को 2 हाथ में से पकड़ा था, मतलब दोनों हाथ में पकड़ा था ऐसे करके। मैं यशवंत साहू, मास्क पहना हुआ था, विजुअल आपको दिखा देंगे। तो ऐसा करके दोनों हाथ से उस माइक को पकड़ा था और राजनांदगांव दुर्ग-अंजोरा बॉर्डर पे मैं खड़े होकर स्टोरी किया था। बहुत अप्रिशिएबल था कि पहली बार 10 साल तक प्रिंट में रहे, उसके बाद अचानक से आप इलेक्ट्रॉनिक मोड पे आते हो, तो वो भी चैलेंजिंग था। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, साथी जुड़ते गए, 3 से 4 हुए, 4 से फिर संख्या बढ़ती गई और आज हम 12 लाख प्लस हो गए। तो उनमें कुछ साथी, जैसे मैं बात करूँगा, संजय हमारे बहुत, मेरा छोटा भाई है और वो 30,000 सब्सक्राइबर में था तब से, 30,000 सब्सक्राइबर थे तब से वो हमारे साथ है, आज भी हमारे साथ है। तो वो पुणे से पढ़ाई करके आया, दिल्ली से पढ़ाई करके आया था, नोएडा से। तो उसको ज्वाइनिंग हम पानठेले में खड़े कर दिए। पानठेले के पास उससे मुलाकात हुई। अच्छा। और मुलाकात के बाद उसको, ठीक है यार कल से आ जाओ, इंटर्न के तौर पे आए, आज हमारे साथ मेरे छोटे भाई के तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद नागेंद्र आया कि एडिटर को रखे। मतलब हमारे यहाँ जो काम करने वाले जो लोग हैं ना, मतलब ऐसे सब नीडी लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है उस पीछे। नागेंद्र जो वीडियो एडिटर है, वो किसी समय में पेप्सी कोला डिलीवर करते थे, पेप्सी बेचा करते थे। और संजय की कहानी भी वैसी है कि वो सोडा बेचा करते थे पहले। तो सबके पास क्वालिफिकेशन है, सबके पास मन में जुनून था, डिग्री तो करना है करके, तो बस हम ज्वाइन होते गए और संख्या बढ़ती गई। खुशवंत मेरे साथ बैठे हुए हैं, खुशवंत की कहानी भी अच्छी है। 94.3 FM में रेडियो जॉकी थे और एक भी दिन अचानक से मुलाकात हुई, बोले भैया काम करना है तो आ जाओ भाई, जुड़ जाओ। वैसे ही लाभेश ज्वाइन हुआ, लाभेश के साथ भी वैसी था। तो ऐसे संख्या बढ़ती गई, आज 8-9 लोगों की टीम है और सब धीरे धीरे सब अपने ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टीम हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन वो पैशनेट टीम बनाना मतलब बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, ये बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन हाँ, मेरे पास ऐसा था कि मतलब कई ऐसे भी लड़के आए हैं जिनको बहुत सिखाने की ज़रूरत थी, तो सिखाए भी, और आज वो हमारे साथ भी हैं जिनको कुछ नहीं आता था कि भैया कैसे कैमरा हैंडल करना है, कैसे माइक पकड़ना है, सवाल क्या करना है सामने वाले से, बाइट कैसे लेते हैं। तो सब सिखाते गए, सीखते सीखते ऐसा होता है, सीखने की कोई उम्र होती नहीं है और एक दूसरे से हम लोग सीखते भी हैं। तो मैं अपनी टीम में ऐसा हूँ कि मेरे टीम की बात करोगे तो मैं 32-33 साल का सबसे बड़ा मैं ही हूँ। बाकी सब लोग की जो एज है 26 साल, 25 साल, 24 साल, 28 साल, 29 साल, सब युवा एज है। क्या क्या क्वालिटीज़ आप देखते हैं, जैसे पहले बार किसी से मिल रहे हो जी, तो क्या क्या क्वालिटीज़ आप देख के उनको हायर करते हैं? मतलब एक तो मैं कि एक तो लोकल देखता हूँ
कि यार आप छत्तीसगढ़ से हो कि नहीं, ये छत्तीसगढ़ी है इंपॉर्टेंट, कि हाँ छत्तीसगढ़िया हो कि नहीं। और मेरी एक प्रायोरिटी लिस्ट में कि वो है कि छत्तीसगढ़िया आदमी होना चाहिए, सामने वाला चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़िया होना चाहिए, अपने बीच का कोई आदमी हो जिसको काम मिले। क्योंकि छत्तीसगढ़िया होने के पीछे रीज़न ये है कि उसको पूरा सब कुछ मालूम होता है। उसको अलग से जैसे यूपी का आदमी लेके आऊँगा मैं, बिहार से आदमी लेके आऊँगा, तो भैया पूरा सिखाने में लग जाएंगे, तब बताने में लग जाएंगे, तब सीखोगे कब और तुम करोगे कब। तो लोकल मेरे भिलाई शहर का कौन है, मेरे छत्तीसगढ़ का कौन है, उनको अपन देखते हैं। इसके अलावा ज़रूरत कितनी है, पैशन समझ आ जाते हैं। आप अगर पहली बार किसी से मिलते हो तो उसके अंदर का पैशन दिखता है, बातचीत करके बातचीत से समझ आ जाता है, नॉलेज है कि नहीं है, बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये भी सब इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो जितने भी मेरे साथी हैं सब नीडी वाले हैं, मतलब एकदम ज़रूरतमंद है बहुत। ऐसा कोई चांदी का चम्मच लेके सब लेके नहीं आए हैं, ना ही इनके पीछे कोई विरासत आई है, ये खुद ही अपनी विरासत ये लोग बना रहे हैं। टीम बढ़ती गई धीरे धीरे, अभी 9-8 लोग की टीम हो गई है। और मुझे भी मतलब ये था कि सोचो आज से 3 साल पहले हम नौकरी करते थे, आज नौकरी देने वाले बन गए, तो ये अच्छा लगता है। ये प्राउड तो हमेशा रहता है। हाँ बिल्कुल, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं आजकल के टर्म्स में, वर्ड में एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है। आपके इंस्टा बायो में लिखा हुआ है, सच के साथ हरदम हर हद तक खड़ा रहूँगा। हाँ, सच के साथ हरदम तक खड़े रहूँगा। और एक मेरे फेसबुक पे भी लिखा है कि समाज का ठेकेदार हूँ मैं और सच दिखाना मेरा काम है, तभी तो मैं पत्रकार हूँ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, लेकिन मैं ऐसा कुछ लिखा हूँ। तो इसके पीछे का एक मकसद ये है कि भैया जो मुझे सिखाया भी गया है, मेरे गुरुजी तापस चतुर्वेदी, उन्होंने ये साफ कहा है कि आलोक तिवारी जी, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, हमारे साथ बैठते भी हैं उसमें पैनल ग्रुप में, तो उन्होंने उनका सिर्फ ये कहना है कि यशवंत बोले खबरें को कभी तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए। हमारी विश्वसनीयता जो बनी हुई है इसीलिए बनी है कि हम जो दिखते हैं, जो देखते हैं वो बोलते हैं। हमारे पास, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे पास टीपी मशीन नहीं है। बड़े बड़े चैनल वाले, बड़े बड़े यूट्यूब वाले टीपी मशीन लेके काम करते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर होता है, ऐसे रख दिए, उसका कैमरा देखे, उसको पढ़ना बस है उनको। हमारे पास वो बिल्कुल नहीं है, हम बिना स्क्रिप्ट के काम करते, क्योंकि हमको मालूम है जो हुआ है उसको बताने में क्या पढ़ना, क्या याद करना, आपको सब कुछ मालूम होता है। और जो हुआ है, जो हो रहा है, उसको एक्सप्लेन ही करना है आपको। भाई अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ पानी की बोतल रखी हुई है, यहाँ पे लैपटॉप रखे हुए हैं, बस उसको एक्सप्लेन करना है, लोगों को समझाना। भाई लोगों के आप आए ना हो, आप चेहरा आंखें उनके। आप छत्तीसगढ़ के कुछ मुद्दों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके हिसाब से टॉप 5 प्रॉब्लम्स क्या है छत्तीसगढ़ के, जो इश्यूज हम सबको ध्यान देने चाहिए? एक तो नक्सल एक बड़ा समस्या है, तो उसके लिए सरकार काम कर ही रही है। हालांकि अमित शाह जी ने बोल दिया है कि 2026 तक अब नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो खात्मा हो रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों की वीडियोस आ रही है, पूरे गांव रोते रोते हुए दिख रहे हैं। उसमें ये चीज़ें आरोप लगते हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं, वहाँ पे फोर्स के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो लोग बेगुनाहों को भी मार देते हैं, ग्रामीणों को मार दे रहे हैं, आदिवासियों को मार रहे हैं। तो ये चीज़ें तो होती है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं उन लोगों के साथ भी, देखो जान तो जारी है, चाहे वो लोगों की कोई भी हो, चाहे जवानों की जान जाए शहादत के रूप में, या फिर उन नक्सलियों की जाए, जान तो जारी है। तो इसका समाधान सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। बीच का रास्ता क्या हो सकता है, बात करनी चाहिए आपस में। हालांकि गृह मंत्री जो यहाँ के हैं छत्तीसगढ़ के, विजय शर्मा जी, उन्होंने ऑफर दिया कि आइए बात करिए, बात करते हो किसी भी मंच से। लेकिन यहाँ ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ से ज़्यादा लोग अदर स्टेट में जाके आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, तेलंगाना यहाँ से लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश यहाँ से लगा हुआ है। लेकिन इस सरकार में थोड़ा सा नज़र आता है कि नक्सलियों के खिलाफ थोड़ा सा मोर्चाबंदी तो हुई है। मतलब हाँ, कुछ ऑपरेशन होने वाला है, आने वाले समय में आपको दिखेगा। हो सकता है ये वीडियो अपलोड हो उस दिन ये ऑपरेशन भी दिख जाए आपको कि ऐसा कुछ हुआ है करके। लेकिन कुछ होने वाला है, बड़ा होने वाला है। ओके, ऐसा कुछ बड़ा होने वाला जो कश्मीर में हुआ था धारा 370 हटाने के समय। जी ओके। इसका बाकी जी एक रीज़न ये भी रहता लोगों को कि जैसे बीजेपी है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत सपोर्ट करती है। लाइक जैसे कोरबा में हसदेव के लिए किया गया, ठीक है। अब वो तो हमारे प्रत्यक्ष उदाहरण है, हमने जाके देखा है उस चीज़ों को, लेकिन वहाँ रुका नहीं है। तो क्या वैसे ही अभी दंतेवाड़ा बीजापुर में हो रहा है? बहुत सारे पहाड़ बिक गए हैं, ये बात सच है कि भाजपा की सरकार आई उसके बाद ये बात सच है कि भाजपा पे आरोप भी लगते रहे हैं कि भाजपा जो है उद्योगपतियों की पार्टी है, भाजपा जो है इस टाइप की चीज़ों को बढ़ावा देती है। ये कांग्रेस भी आरोप लगाती रहती है। कांग्रेस का ही मेन आरोप है कि भाई सरकार आ गई है, अब ये बिक जाएगा, ये भी बिक जाएगा, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन को लेके सरकार का जो सोच है, उस सोच को लेके मैं कुछ बोलूँगा नहीं, टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन उसके पीछे भी उन्होंने कुछ सोचा होगा। आप देखिए एयरपोर्ट कितने चमक रहे हैं, रेलवे स्टेशन देखिए, पीपी मॉडल पे इन्होंने काम किया है। तो नई भर्ती आप कर नहीं रहे हो, ऊपर से आप प्राइवेटाइजेशन पे जा रहे हो। अब उनका कहना है, सरकार का कहना है कि भैया प्राइवेटाइजेशन से भी नौकरी तो मिल रही है, विकास दिख रहा है,
चलो भाई दिखा लो इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है इस पे। अभी हम लोग बीच में है। बाकी जो मुद्दे की बात करेंगे तो एक तो मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को ना पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मतलब आज भी आप सोचिए कि ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, भावनाओं से चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन ओपी चौधरी बड़ा एग्जाम्पल है, कलेक्ट्री छोड़ के वो खरसिया से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं क्योंकि उस समय भावनाएं लोगों से जुड़ी हुई थी पटेल साहब से, लोगों ने भावनाओं को वोट दिया। तो वहाँ पे ऐसा मसला था। ऐसे बहुत सारी सीटें, कवासी लखमा चुनाव जीतते हैं लगातार, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस, आपकी भावनाएं सही हैं, लेकिन आप जिस मुद्दे के लेके, जिस कानून को लेके बात करने वाला सदन में, तो उस कानून को भी पढ़ना आपको आना चाहिए, आपको उस पर साइन करनी है। तो मुझे लगता है कि ना युवाओं को आगे आना चाहिए ऐसे चीज़ों में, पॉलिटिक्स में। तो युवा आएंगे तो थोड़ा विज़न बदलेगा तो थोड़ा सा नज़र आएगा कुछ हो रहा है। लेकिन युवा को ये लगता है कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी में जाता है, उसके कुछ मिलते तक वो बुढ़ा हो चुका होगा। हाँ देखो, क्योंकि वो अगर निर्दलीय आता है, सब कुछ नहीं मिल जाएगा, ये बात सही है। एकदम से सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता, सबको मिलता है, बहुत लोगों को मिलता है। ये एकदम आप अचानक से पार्टी में आते हो आपको सब कुछ मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। लोग दरी उठाते हैं, दरी उठाने के बाद जो है झंडा लगाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप होता है। पार्षद चुनाव लड़ते हैं, पार्षद के बाद मेयर बनते हैं, मेयर के बाद विधानसभा की तैयारी करते हैं, विधान के बाद लोकसभा के बाद सब स्टेप है, सबका दौर है। तो वो उनका वो है अपना। बाकी भ्रष्टाचार भी एक अपने आप में मुद्दा है, कभी कोई पार्टी मुझे लगता है खत्म नहीं कर पाएगी। चाहे कांग्रेस की सरकार थी तब भी खत्म नहीं हुई, भाजपा की सरकार आ गई तब भी खत्म नहीं हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, ये रोज़गार बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग सिर्फ वादे करते हैं कि हमारी सरकार आएगी, इतने करोड़ नौकरी, हमारी सरकार आएगी, इतने लाख नौकरी, लेकिन रोज़गार के साधन कैसे बढ़ाया जाए इस पर कोई बात नहीं करे। आप विश्वास नहीं करोगे, भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया है, लगातार उद्योग खुल रहे हैं, लेकिन उतनी ही तेज़ी से उद्योग बंद भी हो रहे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, सरकार के जुबान से आप कभी कभी सुनोगे, लेकिन अक्सर नहीं सुनोगे। अक्सर जो सुनने वाली बात थी कि रोज़गार के साधन कैसे बढ़ाया जाएं, उस पर बात होनी चाहिए थी। रोज़गार के साधन बढ़ाए जाने के लिए संसाधन जुटाए जाने चाहिए, उद्योगों को लाना चाहिए। आखिरी समिट कब हुआ मुझे याद नहीं, उद्योग इस पे इन्वेस्टमेंट समिट वगैरह, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो सरकार को किसी न किसी मोर्चे पे, चाहे वो प्राइवेट नौकरी दिलाए उस पर काम करे, या तो सरकारी नौकरी जो पद खाली है वो भर्ती निकाल दे, चाहे वो एसआई भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो। क्योंकि लगातार मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया मुझे रोज़ टैग मिलता है, रोज़ टैग करते हैं यशवंत भैया, तो मैं आवाज़ भी उठाता हूँ कि भैया ठीक है यार, सही बोल रहे हो, भर्ती कोई बड़ा मुद्दा है, युवाओं का बड़ा विषय है। केवल भर्ती ही नहीं, एक्चुअली में छत्तीसगढ़ के मतलब नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ तीनों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। हाँ, लेकिन आप जब इन फैक्ट्रीज़ में जाके देखेंगे तो यहाँ छत्तीसगढ़ ही केवल लेबर पोस्ट पे दिखेंगे आपको, और जितने भी ऊपर के पोस्ट है इस पे ज़्यादातर बिहार, यूपी, हरियाणा। हमारे भिलाई स्टील प्लांट में आखिरी भर्ती कब हुई मुझे याद नहीं आ रही है, सेल के थ्रू, हालांकि सेल की यूनिट है, नगरनार भी सेल की यूनिट है, तो भर्तियाँ वहाँ तो हो रही है। लेकिन ये बात सही है कि प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। पिछली सरकार में ये मुद्दा उठा था, लेकिन वो सिर्फ मुद्दा रह गया। आप सोचिए, क्योंकि जैसे बहुत सारे स्टेट है, जैसे हरियाणा है, वहाँ आई थिंक 40% प्राइवेट में लोकल रिजर्वेशन है। हरियाणा में तो एकदम हाँ बोल दी उन्होंने कि भैया इतना तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, और साउथ में जब तक आप लैंग्वेज बोलते नहीं है तब तक आप उधर जॉब नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, मैं इसका समर्थन भी करता हूँ, और इसलिए क्योंकि भाई जिस स्टेट में रहते हो कम से कम उस स्टेट के प्रति इतनी तो आपको दिखानी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि हमारे जैसे अब मैं कोरबा में रहता हूँ, मेरे पास में गांव है हरदी बाजार, अब वो पूरा 4 गांव का ज़मीन उन्होंने ले लिया है, तो वहाँ के लोग कोयले के धुआं खा रहे हैं, वहाँ के लोगों की ज़मीन जा रही है। तो ये चीज़ पे बाकी में काम करने की ज़रूरत तो है। तकलीफ हमारे साथ में, लोगों के साथ में भी है। एक्चुअली ना छत्तीसगढ़ के लोग ना भविष्य को लेके बहुत कम विचार करते हैं। उनको लगता है कि आज में जी लो, आज में ख़त्म कर लो अपने आप को, तो उसमें है। तो जो लोग बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ये बड़ी प्लानिंग के साथ आते हैं, ये रिस्क लेके आते हैं, ये पैसा लेके आते हैं, ये फंडिंग वगैरह करके आते हैं, और उसके बाद वो आते हैं, उसके बाद अपना टेक ओवर करते हैं, टेक ओवर करने के बाद अपने आप को साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्क पावर हम लोग को भी अपने आप में जनरेट करना पड़ेगा। मुझे भी लोगों ने कहा कि यार तुम भिलाई बात करना पड़ेगा, थोड़ा गुस्से को बढ़ाना पड़ेगा, एग्रेसिव लाना पड़ेगा, आपको टेम्परामेंट लाना पड़ेगा। तो मुझे भी कई लोगों ने कहा कि तुम भिलाई टाइम से स्टार्ट कर रहे हो, सक्सेस नहीं हो पाओगे, नहीं कर पाओगे, तुम कहाँ इनके बीच में लोग सुन के ताजुब होते हैं। एक्चुअली अगर आप छत्तीसगढ़िया हो और आप कुछ कर रहे हो, तो लोग ताजुब हो जाते हैं। अरे कई लोग को भरोसा नहीं होता कि तुम छत्तीसगढ़िया वाले साहू हो ना, बोलते हैं क्यों उड़ीसा वाले साहू भी कर सकते हैं क्या? यार छत्तीसगढ़िया साहू भी कर सकते हैं। तो उनको बताना पड़ता है कि भाई मैं लोकल छत्तीसगढ़िया हूँ, राजनांदगांव का हूँ, भिलाई दुर्ग में पैदा हूँ। तो मैं दुर्ग भिलाई से कनेक्शन कैसे बता रहा हूँ आपको। दुर्ग में पैदा हूँ,
मामा के यहाँ, तो मैं दुर्ग वालों को बोलता हूँ कि मैं यहाँ का हूँ। राजनांदगांव में पढ़ा लिखा, तो राजनांदगांव वाले भी अपना मानते हैं, तो दुर्ग वाले अपना मानते हैं। तो सबका अपना अपना और उसमें प्यार मिलता है। तो ये बात सच है कि लोकल लोगों को आपको काम देने की ज़रूरत तो है। छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में, बड़े बड़े पद में इसकी आवश्यकता तो है। आपने अपने इंस्टा बायो में भी लिखा हुआ है सच का साथ। तो इस सच के साथ में मतलब क्या क्या खतरा आपको अभी तक देखने को मिला है? खतरा तो पल पल आता है, और खतरे के बिना जीवन चलने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे स्टोरी लिखते हैं जिससे देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हर स्टोरी का रिएक्शन होता ही हो, तो कोई ना कोई उस स्टोरी से प्रभावित भी होता है, चाहे वो लाभ के रूप में हो, चाहे नुकसान के रूप में हो। नुकसान के रूप में अधिकांश होते हैं, क्योंकि हम मास लेवल पे काम करते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा पहुंचा जा सके उस पर काम करते हैं। तो मुझे याद है कि ऐसी स्टोरीज़ करने से बड़ा नुकसान होता है। ये जो आप ये हाथ देख पा रहे हैं, इस राइट हैंड में यहाँ पे जो छीनी उंगली वाली जो हड्डी है, यहाँ पे हड्डी नहीं है। ओके। यहाँ पे रॉड लगा हुआ है, और यहाँ पे कभी मैं टकला होता हूँ तो आज भी अभी भी टच वही हुआ है। तो कभी टकला होता हूँ तो ऊपर दिखता है गजनी टाइप का, अभी भी टाका दिखता है उसमें। ओके। और ये पैर के दोनों लीगामेंट फट गए थे, और हड्डियाँ टूटी थी, पूरी चूरी हो गई थी। तो ये सब कैसे? 28 अप्रैल 2015 की याद है मुझे। मैं उस समय राजनांदगांव से भिलाई आ चुका था, और भिलाई के दौरान एक राजनांदगांव में रहते हुए स्टोरी की थी। और स्टोरी ऐसी थी, राजनांदगांव के एक गुंडा टाइप का आदमी था, उसके बारे में था स्टोरी। उसकी स्टोरी मैंने कवर की, स्टोरी छप भी गई, जेल भी गया वो आदमी, जेल वेल गया। जब मौका उसे मिला, एक शादी समारोह में राजनांदगांव जाना हुआ, और उस शादी समारोह में दूसरे की लड़ाई चल रही थी, दूसरे का झंझट चल रहा था, उसमें मैं छुड़ाने गया। तो उस बीच में वो आदमी आया और अपनी पुरानी रंजिश को निकाला, और मुझे घेर के इतना मारे, इतना पिटाई किए। मुझे याद नहीं आ रहा कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि उस दिन मेरा आखिरी वक्त है, मतलब मैं मर ही जाऊँगा, ये लग रहा था, फील हो रहा था। क्योंकि पूरी तरफ से आपको घेर रखे थे, कोई हॉकी पकड़ा है, कोई बैट पकड़ा है, कोई रॉड पकड़ा है, कोई डंडा पकड़ा है, इतना पीटे, इतना मारे मेरे को। मेरे साथ एक और शख्स थे, उनके साथ भी पिटाई हुई। और मेरी शादी उस समय हाल में हुई थी, शिल्पी भी उस दिन साथ में थी, उस घर में लखोली राजनांदगांव में। तो जैसे तैसे अस्पताल लेके गए, सरकारी अस्पताल लेकर गए, और सरकारी अस्पताल में जाकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे होश ही नहीं था। सुबह मैं अपने जब आँख खोला तो मेरी वाइफ मुझे सामने दिखी, मेरी मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी, शादी वादी में कहीं गई थी। तो उस दिन साथ में थी, और वो पल को कभी नहीं भूल सकता मैं, कि ये हमला कैसे उन्होंने प्रहार किया। इसके अलावा कई बीच बीच में इस टाइप के इंसिडेंट होते रहते हैं, जो कोई आपके खिलाफ कानूनी लड़ाई की धमकी दे, कोई आपको मानहानि का नोटिस भेज दे। महादेव ऐप को लेके हम लगातार स्टोरीज़ कर रहे हैं। महादेव ऐप मतलब मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा स्कैम है ये। इसमें जो आका हैं, जिसमें जो लोग हैं मास्टरमाइंड, वो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब इतने 1000 करोड़पति लोग हैं, हज़ारों करोड़पति, हज़ारों करोड़ के आसामी हैं। उन लोगों की स्टोरी हम बेखौफ रूप से करते हैं। इसके पीछे जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि इतना हमने स्टोरी उनके खिलाफ में कर दी है कि जनता का प्यार हमेशा आज भी साथ में है, कि अगर कोई प्रहार होता है तो लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। इसलिए इस कॉन्फिडेंस के साथ में हम स्टोरी करते हैं। और बाकी मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, सरकारी अस्पताल की कहानी है। मेरे भाई को कोविड हुआ था, और कोविड के समय में सोचिए उस समय लगातार चीज़ें चल रही थी कि बेड नहीं और दवाइयाँ नहीं। तो अस्पताल में एडमिट किए, सरकारी अस्पताल में, और सरकारी अस्पताल में एडमिट किए तो बेड जैसे तैसे मिल गया। तो हमने सोचा कि भाई यहीं रखते हैं। शुरू के 9 दिन तक वो रिकवर होते गए, 9वां दिन घर लेके आ गया, और 10वें दिन अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। आप सोचिए कि जब अस्पताल दोबारा लेकर गए तो उस सरकारी अस्पताल में यूज़ हुआ मास्क था, और मुझे याद है मेरे भाई को यूज़ हुआ मास्क लगा भी दिया गया। तो अब मैं पूछा भाई कोई और मास्क नहीं है क्या यहाँ पे? तो बोले मास्क है ही नहीं। तो ठीक है, तो कटा हुआ मास्क पड़ा हुआ था, मतलब पहले से यूज़ वाला मास्क, कटा हुआ मास्क। अब ये मुझे लगता है कि कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे भाई के जाने के पीछे ये भी एक बड़ी वजह होगी। तत्काल 2100 रुपये का मास्क लेकर आया, मास्क पहनाया, उसमें ऑक्सीजन मास्क, और पहनाने के बाद कुछ ही घंटे रह पाया वो, और इसी हाथों में अपने बड़े भाई को मैंने अपने खोया है, मतलब उस दिन। तो सरकारी अस्पताल की जो क्या बोलना चाहिए उसको आपको, सरकारी अस्पताल के जो हालात हैं, सिर्फ उस मास्क, ऑक्सीजन मास्क के चक्कर में मेरे भाई की जान गई होगी, ऐसा लगता है मेरे को। अगर उस दिन अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मास्क होता तो शायद उसे पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाता, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो इसी हाथों से अपने भाई को खोया। तो वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। ये जो इंसिडेंट है, जो मेरी लाइफ को लेके सबसे अलग मोमेंट है। मतलब सोचो, भाई एक्सपायर हो चुका है, घर में बताना भी था,
मम्मी को बताया नहीं, भाभीियों को नहीं बताया कि ऐसा कुछ हो गया है। रात भर हम छिपा के रखे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। लेकिन घर का माहौल ऐसा हो गया था कि ना लोग आने जाने लग गए, क्या हो गया, और कब तक छुपाते। हमको लिया गया था कि रात चली जाए। बड़े भाई गणेश नाम था मेरे बड़े भाई का, और उनके नाम पे बहुत कुछ हमने शुरुआत की। हमारे लिए घर के लिए बहुत लकी था बड़ा भाई, और किराने की दुकान उनके नाम पे, सब कुछ उसके नाम पे था। तो उनका जाना बड़ा अखर गया, क्योंकि ज़िंदगी में बड़ा भाई केवल एक छोटी सी चीज़ के कारण। हाँ, बस वो मास्क, अगर और वो भी किसी की लापरवाही होगी, सरकारी अस्पताल ने खरीदा नहीं होगा, डॉक्टरों ने भेजा होगा, प्रपोजल दिया होगा, लेकिन मैनेजमेंट इतना घटिया है कि किसी ने खरीदा नहीं होगा। और 2200-2300 रुपये का मास्क खरीद के लाया, लेकिन कुछ घंटे ही चला, उसके बाद उसको हमने भी डिस्कम्पोज फेंक दिया, उसको उसमें डाल दिया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, कभी इसको मैं भूल नहीं सकता कि ऐसा भी है करके। लेकिन कोशिश करता हूँ कि इन अस्पतालों की व्यवस्था थोड़ी सी दुरुस्त हो जाए, थोड़ी सी चीज़ें बेटर हो जाए। बाकी मेरी वाइफ का सपोर्ट हमेशा रहा है शुरू से, और लगातार सपोर्ट रहता ही है उसका, इंटरेस्टिंग रहता है उसका भी उसमें। आप फर्स्ट तौर पे तो न्यूज़ रिपोर्टर और कंटेंट क्रिएटर भी हो गए जी, इसलिए आप मतलब समझ सकता हूँ आप टाइम वगैरह कैसे मैनेज करते होगे। तो इस पे इम्पॉर्टेंट होता है कि घर वाले जो होते हैं, अब आपकी शादी हो गई, आपकी वाइफ, वो कैसे सपोर्ट करती है और आप कैसे टाइम निकालते हो इस पे? ये बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है, लेकिन चैलेंजिंग नहीं भैया, प्रायोरिटी लिस्ट में रखना पड़ता है। वाइफ के लिए टाइम निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर टाइम ना निकालो तो ढंग से खाना ना मिले, और खाना ना मिले तो पूरा दिन खराब हो जाए, और दिन खराब हो तो स्टोरी कवर ना हो। तो इसलिए मैं शिल्पी के लिए टाइम शाम के 7 बजे का वक्त निकाल के रखता हूँ कि भैया काम धाम स्टोरी पूरा हो गया, थंबनेल बना दिए, हेडिंग वेडिंग सब हो गया, शाम के 7 बजे घर पे पहुँचे, खाना बना हो तो खाना खाते हैं हम लोग, और नहीं बना हो तो हम बाहर जाके खा ही लेते हैं। हफ्ते में 1 आध दिन फिक्स है हमारा बाहर जा खाना है, और पूरे शहर के राउंड लगाते हैं हम लोग। दोनों को फिक्स है हम लोग का कि रोज़ घूमेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, और भी जो चीज़ें हैं बाहर में जाके खाएंगे बढ़िया। दोनों को ही बाइक कार में अपना लगा के अपना घूमते रहते हैं दोनों को ही। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये ना करो तो शायद ऐसा लगता है कि एनर्जी ना मिले आपको अगले दिन के लिए, तो उसके बिना संभव नहीं है, और वो ज़रूरी भी है उसके लिए। वो अप्रोच इसलिए भी करती है कि यार ठीक है, मेरा माइंड फ्रेश रहे, दिन भर भागम दौड़ रहता है, बहुत इधर उधर की चीज़ें रहती है, तो वो कोशिश भी करती है कि मैं कैसे फ्रेश रहूँ अगले दिन के लिए तैयार कैसे रहूँ। तो उसका बड़ा सपोर्टिंग रहता है। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे मोबाइल का रिचार्ज भी मैं खुद नहीं करता, मुझे आता ही नहीं है। अच्छा। कैसे फ़ोन पे से उसमें रिचार्ज करना मुझे नहीं आता, वो शिल्पी ही हैंडल करती है। वो मुझे क्या पहनना है अगले 10-15 दिनों बाद, 10-15 दिन में क्या नया कलेक्शन आ रहा है कपड़ों का, वो भी वो खुद ही तय करती है। वो खुद ही मार्केट जाएगी, खुद ही रिलायंस ट्रेंड जाएगी, खुद ही पेंटालून जाएगी, खुद ही लेके आ जाती है। सब कुछ पता है ना, आप अब कपड़ा कौन सा पहनता हूँ सब मालूम है। तो कपड़े चॉइस उसके पसंद के, घड़ी चॉइस उसकी पसंद के, सब कुछ उसी की पसंद के। भैया अपना हाँ ठीक है, हम जी रहे हैं, हम खाएंगे और काम करेंगे, आपके लिए पैसा कमा के ले आएंगे, स्टोरी करके ले आएंगे, ये चीज़ उसके लिए है। बाकी सपोर्टिंग इतना रहना ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि मेरी वाइफ दुनिया की बाकी वाइफों से, मतलब दूसरों की वाइफों से इस मामले में बेटर है, कंपेटेबल है, परफेक्ट। कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल, इस कामयाब इंसान के, कामयाब तो नहीं बोलूँगा अपने आप को मैं कि बस अभी चल रहा है कर रहे हैं, लेकिन इस यहाँ तक लाने के पीछे शिल्पी का बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब मीडिया जी, जो कि अभी रिसेंट में आया है काफ़ी, पिछले 8-10 सालों में, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अब देखा जाता है कि काफ़ी डिफरेंस आ गया है दोनों मीडिया में। बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। लोग लेकिन ना मैं चीज़ देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं या फिर प्रिंट मीडिया वाले हैं, इनकी पूछ परख थोड़ी सी कम हो गई है। मतलब ये बात सच है, कम हो गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कोई आदमी अपना इवेंट कर रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, तो उनका न्यूज़ जल्दी से जल्दी आ जाए। बड़े चैनल वालों की पूछ परख रहती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन छोटे वालों को बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आने वाले समय में। और भी मैं समझता हूँ कि डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता थोड़ी सी बरकरार करनी पड़ेगी। मतलब कुछ एक न्यूज़ वाले हैं जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, जनता भरोसा करती है, लेकिन सबके ऊपर नहीं करती है। सबके ऊपर नहीं करने के पीछे ये है कि लोग क्लिकबेट पे जाते हैं। लोग क्लिकबेट पे चले गए कि लिख देते हैं कि भिलाई में बाढ़। कई ऐसे यूट्यूबर्स न्यूज़ वालों को जानते हो जो इस टाइप पे लिख दिया कि भिलाई में बाढ़। आदमी क्लिक करके देख रहा है तो पता चल रहा है यार शिवनाथ नदी के कुछ आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गया है। ये आपकी क्रेडिबिलिटी खराब करती है। तो आप कितने दिन तक ऐसे चलोगे? 1 दिन किए, 2 दिन किए, और बताते कई लोग लिखते कि बड़ा कांड हो गया, 3 लोगों की ... क्या हो गया? 3 लोग मौत हो गए, घायल हो, लिखो, क्लियर लिख दो, 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए, क्लियर लिखो। तो लोग ना जानबूझ के ऐसा क्रिएटिव करते हैं, सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो सनसनी वाली चीज़ें ना ज़्यादा दिन नहीं चलती है। तो ये चीज़ डिजिटल मीडिया के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। बाकी प्रिंट वालों के लिए ये है कि प्रिंट को लोग क्यों पढ़े।
भी हम बैठे हुए हैं रायपुर में बैठे बैठे बात कर रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट कहीं कुछ हो गया, कोई घटनाक्रम हो गया तो सोशल मीडिया में आ गई, लेकिन आपको अखबार क्यों पढ़ना पड़ेगा? तो अखबार पढ़ने के लिए अखबार वालों को चाहिए कि आप जो दिन भर चला है, दिन भर जो खबरें आई हैं उससे हट के न्यूज़ दे, वो कंटेंट अलग हो, ताकि लोग सुबह अखबार पढ़े। एक अखबार को अगर एक आदमी 4 मिनट तक पढ़ लेता है, 4 मिनट तक होड़ रहता है, तो ये बड़ा चीज़ है, बड़ी बात है। 4 मिनट तो पूरा अखबार नहीं पढ़ पाते लोग, तो एक पेज की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी संघर्ष होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी अपना टेम्परामेंट चेंज करना पड़ेगा, अपना नेचर बदलना पड़ेगा, कवरेज का तरीका बदलना पड़ेगा। लोग आज की तारीख में स्टूडियो वाली न्यूज़ नहीं देखना चाहते हैं, उनको ग्राउंड रिपोर्ट्स पसंद है, उनको स्टोरीज़ पसंद है, इंटरव्यूज़ पसंद है, जो हम बैठे बैठे कर रहे हैं, पॉडकास्ट पसंद है। तो उस मोड पे जाना पड़ेगा और जनता के साथ आपको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। यस, धीरे धीरे जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, आई थिंक वो अगेन ऊपर आ रही हैं। हाँ बिल्कुल आएगी उसमें। और देखो, प्रिंट मीडिया कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट के तौर पे प्रिंट मीडिया को ही आज भी माना गया है। और यूट्यूब जर्नलिज्म में ये है कि आपको क्रिएटिव करने पड़ेंगे रोज़, आपको इन डेप्थ स्टोरीज करनी पड़ेगी, तब आपको यूट्यूब में लोग देखेंगे। देखो, यूट्यूब के भी बहुत अलग अलग पैरामीटर है, कोई ब्लॉगर है, कोई फूड ब्लॉगर है, कोई एक्सप्लोर कराता है। तो अगर आप न्यूज़ मोड पे हो तो आपको डिफरेंट कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। जी, अब जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, उस पर जब इलेक्शन का टाइम आया था तो ये पर मतलब कंटिन्यू न्यूज़ आ रही थी कि जितने भी न्यूज़ चैनल वो काफ़ी बायस्ड हो गए हैं। हाँ। सुधीर चौधरी, मैंने नाम लिख के रखा है, कुछ लोगों का नाम तो याद रहता नहीं, श्वेता सिंह हो गए, या फिर कश्यप, हाँ, राहुल कनवाल हो गया, राहुल कंवल हो गए, दीपक चौरसिया हो गए, इनके ऊपर आरोप रखते रहते हैं। अभी बेचारे मतलब क्या ही करेंगे। मतलब दिक्कत क्या ना हमारे देश में ना, मतलब लोग को भी ये चाहिए कि भाई तत्काल माइंडसेट बना लेते हैं। अगर आप 2 दिन बीजेपी की खबरें कवर करने लग गए तो आपको बीजेपी बोल देंगे, मोदी मीडिया बोल देंगे। आप 2 दिन कांग्रेस की स्टोरी करते तो कांग्रेस का दलाल बोल देते हैं आपको। तो मुझे लगता है कि आप ये सब मानसिकता बनाने से पहले थोड़ा इतिहास को देखना चाहिए। एकदम से तत्काल माइंडसेट बना लेना संभव मतलब ठीक नहीं लगता मुझे कि तत्काल नहीं बना लेना चाहिए। हाँ, और इन पत्रकारों को भी चाहिए कि आप जनता की आवाज़ प्रमुख रूप से उठाते रहिए, ताकि जनता आपको सराखों पर बिठाए, हमेशा बिठा रखे रहे। नहीं तो गिराने में 2 मिनट लगते हैं, तत्काल गिरा देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई युवाओं की बात आते रहे, हम अपनी स्टोरीज़ में हम कोशिश करते हैं कि युवाओं की भर्ती का मामला उठाते रहे, सड़क नाली दिखाते रहे, भ्रष्टाचार दिखाते रहे, एजेंडे की बात करते रहे। तो हमारी आप यूट्यूब पे देखेंगे दिन भर में 5-6 वीडियो डालते हैं, तो 5-6 वीडियो में आपको 3 से 4 वीडियो आपको जनता से रिलेटेड कनेक्शन दिख जाएंगे। क्राइम की खबरें इसलिए दिखाते हैं क्योंकि क्राइम से लोग सबक लें। हर स्टोरी के पीछे ये का मकसद नहीं होता कि व्यू पाने के लिए हम कुछ भी दिखा दें, लेकिन सबक लेना इंपॉर्टेंट होता है कि उस स्टोरी से आगे समाज क्या सीखेगा, जनता क्या सीखेगी, उस पर फोकस रहता है। यस, अभी जैसे आरके कॉलेज कोलकाता का रेप केस का जो न्यूज़ है वो अभी टॉप पे है जी। मगर छत्तीसगढ़ में भी रेप केस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एक आंकड़ा है जिसमें लास्ट 13 महीने में जी कितने 2500 समथिंग रेप्स हुए, जिसमें 300 रायपुर में है। अभी लास्ट रायगढ़ में रक्षाबंधन के दिन बहुत बुरा रेप हुआ है, बीजापुर में हुआ है, ठीक है। तो बीजापुर में तो जो प्रशासन ने पुष्टि कर दी थी कि रेप नहीं था करके, हालांकि इसी महीने में शुरुआत की 1 तारीख को हुई थी रेप, गैंग रेप हुई थी। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, उस पर प्रशासन का स्पष्टीकरण आया है कि वो मर्डर था, रेप उसके साथ नहीं हुआ था, रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, ऐसा कहा गया था जी। ओके, बिलासपुर में माइनर का रेप हुआ तो हाँ, लगातार होते रहते हैं वहाँ पे, मतलब लगातार एक माइनर बच्चों के साथ हुआ था वहाँ पे। अब हमारे स्टेट के मतलब बहुत सारे ऐसे रेप केसेस होते हैं जो न्यूज़ में नहीं आ पाते, मतलब ऐसे मूवमेंट नहीं बन पाते। आप देखेंगे कि जैसे निर्भया केस के बाद अभी कोलकाता का रेप केस जो है वो अगेन सरफेस कर रहा है ऊपर। तो आम जनता और न्यूज़ मीडिया को इस पे क्या करना चाहिए ताकि देखो ये काम तो मीडिया का है। मीडिया जब तक लोगों को नहीं दिखाएगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो ये चीज़ ना बताना चाहिए लोगों को भी, मतलब मीडिया को बताना चाहिए। मीडिया का ये काम होता है कि भाई कहीं घटनाक्रम हुआ है, कहीं दुष्कर्म हुआ है या फिर कहीं कोई मर्डर हुआ है, तो ये काम करना चाहिए, बताना चाहिए उनको। और हम लोग तो कोशिश करते हैं कि भाई मतलब उस सब चीज़ को लोगों के सामने लाए ताकि एक सबक मिले और
वो उसमें जो पहलुओं थे उन पहलुओं को भी बताते हैं कि इसमें गलती किसकी थी, क्या थी, वो लड़के लोग ने किस तरह से अंजाम दिया, तो आप इससे सबक लीजिए, उस लड़के की मानसिकता तो ये भी थी, वो सब बताते हैं हम लोग। तो ये चीज़ बाकी मीडिया को भी करना चाहिए, सब ऐसी स्टोरी को प्रायोरिटीज दिखानी चाहिए। हालांकि पहले इस टाइप की खबरों को छोटी जगह दी जाती थी, निर्भया कांड के बाद इस टाइप की खबरों लोग बात करना चालू किया है। हाँ, लोग बात नहीं करते थे, बोले यार ये क्या दुष्कर्म की बात कर रहे हो। तो हम लोग के साथ भी ऐसा होता था कि हम लोग बोलते थे कि तुम स्टोरी बताते थे तो बोलते यार तुम लोग ये क्या अश्लीलता टाइप की बातें बताते हो। वो उसको ज़मीन पे सुलाया, ज़मीन पे सुलाने के बाद उसके साथ गैंगरेप हुआ, दुष्कर्म किया, लोग ऐसा बोलते हैं। तो भाई जो हुआ है उसको बता रहे हैं। हमारा कहना है कि उस घटना से सबक लेना चाहिए हम सबको। उन ऐसे मानसिकता वाले दरिंदों की पहचान भी होनी चाहिए, किस टाइप की मानसिकता वाले लोग हैं, और इनके खिलाफ जब तक कठोर कार्रवाई नहीं करी जाएगी सरकार की ओर से, तब तक लोग करने से पहले सोचेंगे। ठीक है, इसी से एक रिलेटेड है, जैसे कि कुछ भी केस हुआ, एक न्यूज़ छपता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, 3-4 रील्स दिखते हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ जब तक रायपुर के लोग या फिर कोई सिटीज़ के लोग रील नहीं बनाते हैं, तब तक वो चीज़ें वायरल नहीं होती है, आई थिंक। और बाकी स्टेट्स में होता है कि पूरा स्टेट एक साथ खड़ा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है छत्तीसगढ़ में? विश्वास नहीं करोगे, मुझे मतलब इस बात का बड़ा दुख हुआ कि कलकत्ता केस में जिस डॉक्टर बहन के साथ जो भी हुआ, जो बताना मतलब अजीब लग रहा है, मतलब उसके बारे में सोच नहीं सकते कि क्या क्या उसके साथ हुआ है। तो उस बहन को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टरों की थी क्या? मैंने एक भी कांग्रेस वालों को नहीं देखा उस मामले में, एक भी बीजेपी वालों को नहीं देखा उस मामले में, एक भी बड़े नेता का बयान उस मामले में छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं देखा। तो मेरा कहना है कि, और हाँ, मैं वो सब चीज़ देखा हूँ, जितने भी मेडिकल कॉलेज है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ के सारे जो ट्रेनी डॉक्टर हैं या फिर वो पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे, वो सब लोग कैंडल लेके निकले। तो किसी ने मुझे पूछा कि बात बात पे बीजेपी वाले धरने बैठते हैं, बात बात पे कांग्रेस वाले धरने बैठते हैं, बात बात पे ये नेता लोग धरने बैठते हैं, इस मामले में क्यों एक कैंडल लेके नहीं आए? सोचिए आप, एक मुझे तस्वीर याद नहीं आ रही है, मुझे याद नहीं आ रही है कि कोई इस विषय पे कैंडल लेके निकले। क्योंकि बाढ़ में तुरंत इन लोग हेलीकॉप्टर्स वहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँच जाएंगे अपना हवाई लेने के लिए। लेकिन इस मामले में मुझे लगता है कि उस डॉक्टर बहन को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टरों की थी क्या? बाकी सबकी, हम और जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा है, लाइक ट्रायल बाय फायर हुआ था, जो फायर लगा था मुंबई में, उसके बाद सारे जगह फायर के रूल्स रेगुलेशन निर्धारित हुए। ठीक है, यही है, मतलब जब प्यास लगती है तब कुआं खोदते हमारे नेता लोग। ये बड़ा सोच वाली बात, इसको सोच को बदलने की ज़रूरत है इस पर। यहाँ रहने में सबसे बढ़िया क्या लगता है? यहाँ रहने में सबसे बढ़िया लगता है कि लोग जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं। मतलब लोग बुरा नहीं मानते, ले ना यार चल ठीक है जा, ऐसा टाइप एक डायलॉग होता है ना, मतलब कि कुछ हो गया, अरे यार इसे हो गया वैसे हो गया, ले ना चल जा, कुछ नहीं हो। तो और उससे अच्छी बात यह कि आप आसपास के लोगों से साग मांग सकते हो। आपके घर में अगर आपकी पसंद की सब्जी नहीं बनी है तो आप पड़ोसी घर जा सकते हो, पूछ सकते हो कि का तुरहा का साग बने हैं, तो बोले मोरे कढ़ी बने हैं, दे दो, मोरे भाजी बने दे दो। तो यहाँ पे ना एक चीज़ देखा मैं, छत्तीसगढ़ के लोग ना बड़े दयालु, बड़े मयारू होते हैं, और इसीलिए दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पे आके जो बसे हैं, जो साम्राज्य स्थापित के लिए बड़े प्यार से रहते हैं। यही रीज़न है, यही बड़ा रीज़न है कि लोग स्वीकार कर लेते हैं। बहुत भोले भाले होते हैं हमारे बेचारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी लोग, लोगों को बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, मान जाते, बात कर लेते हैं। क्या करोगे? कितना पोटेंशियल है छत्तीसगढ़ में? बहुत संभावना है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आप सोचिए हम उस स्टेट में रहते हैं जिस स्टेट में ना तो भूकंप आते हैं, ना तो बाढ़ आता है, ना ही कोई समुद्र है आसपास, ना ही कोई ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा जिसकी संभावना बनी हो आने वाले समय में। बहुत पोटेंशियल है, आप हरे भरे पेड़ प्रदेश में रहते हो, आपके पास बहुत सारे खनिज संसाधन हैं, आपके पास संभावनाएं बहुत है काम करने के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ 2-4 ही माइलस्टोन होंगे जिसके बारे में हम बात करते हैं कि हाँ चलो हमारे पास एम्स है, चलो हमारे पास IIT भिलाई है, चलो हमारे पास NIT है, IIIT है, IIM है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है जिसको काम करने की ज़रूरत है सरकार को, चाहे जनता को हो। हाँ, और एक चीज़ और देखा मैं, और हमारे जो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत संभावना है। अब पहले यहाँ पे भिलाई जैसे शहर में देखता था मैं कि 10,000 15,000 की सैलरी होती थी, आज 25-30 हज़ार रुपये सैलरी वाले लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो महंगाई के साथ साथ नौकरी की सैलरी भी बढ़ी है, तो सैलरी आगे समय और बढ़ने वाली है। भिलाई, रायपुर, बिलासपुर की मैं संभावना बहुत देखता हूँ, राजनांदगांव में भी बहुत संभावना है। तो ये जो शहर है यहाँ पर संभावनाओं की अपार संभावना है इसमें। पिछले 10 सालों से ऐसा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में IT कंपनीज आने वाली है, क्योंकि हमारे पास लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है,
सबसे अच्छी वाईफाई कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स है। बिल्कुल। और कितने साल लगेंगे यहाँ पे आईटी कंपनीज को आने में? ऐसी बातें होती है, वही बताया ना, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर मीट होते हैं, बड़ी बातें होती कि ये कंपनी आएगी, वो कंपनी आएगी। उसके पीछे राजनीतिक सोच भी बड़ी वजह है। कई बार ऐसा होता है कि अडानी कोई प्लान लेके आ रहे हैं तो कांग्रेस वाले विरोध करेंगे, तय है विरोध करना, बोले भैया विरोध करना है। कोई वैसे ही अंबानी कुछ लेके आ रहे हैं तो कांग्रेस वाले विरोध करेंगे ही। तो वैसे ही कांग्रेस वालों के भी कुछ साथी होंगे तो बीजेपी वाले विरोध करेंगे, विरोध करना ही है। अरे भैया पहले चीज़ों को समझ तो लो कि किसके फ़ायदे की चीज़ है, किसके काम की चीज़ है। एक दूसरे के विरोध करना बस मतलब मानसिकता सोच के रखें। विरोध करने से पहले उसके बारे में आपको डेटा एनालिसिस कर लेना चाहिए। तो एक बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि आईटीज कंपनी के नहीं आने के पीछे बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से लौट के गई है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी गई यहाँ से। टाटा जैसी उनकी कंपनी यहाँ लगने वाली थी, वो टाटा वहाँ चली गई, बाय बाय करके चली गई। वैसे ही बस्तर में हो गया, बहुत सारी जगहों पे। तो कंपनी आएंगी नहीं तो फिर स्कोप कहाँ से बढ़ेंगे? तो उसके लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए, स्कोप कैसे कंपनी को लाया जाए, कैसे कंपनी को बुलाया जाए। हाँ, लेकिन लोकल जो चीज़ें हैं उसको नुकसान भी नहीं होना चाहिए। लोकल लोगों को फ़ायदा कैसे हो, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। ज़्यादातर कंपनीज अभी देखेंगे तो मिनरल रिलेटेड ही आ रही हैं। हाँ, जबकि हमारे लैंड्स 44% तो फॉरेस्ट है। तो उस चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल खोदने वाली चीज़ें ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज फैक्ट्रीज भी यहाँ आनी चाहिए। अरे भैया कैसे आएगी और कैसे कौन देखेगा? मतलब बोलते हैं ना कि नेता लोगों की जिम्मेदारी सब काम करने के, नेता लोग ही उसमें इन्वॉल्व रहते तो कहाँ से देखेंगे? मॉनिटरिंग कोई करता नहीं है। अब सोचो एक सड़क बन रही है और सड़क के किनारे पेड़ है, सड़क चौड़ीकरण करना है, पेड़ काटे गए। एक इंजीनियर, एक अधिकारी भी उस ठेकेदार के पास जाके ये नहीं दिखा होगा कि तुमने एक पेड़ काटे और तुमने 10 पेड़ लगाए कि नहीं लगाए। कभी नहीं लगे, कोई देखा ही नहीं। मैं नहीं जानता कहाँ पे कौन का लगा दे। तो मॉनिटरिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हसदेव को लेके बातें हो रही है, हसदेव में वही बातें कही गई कि हम पेड़ लगा रहे। कोई देखा है क्या? जाके देख के आओ ना, पहले एक बार देखना चाहिए, जाके लगाया कि नहीं लगाया ये भी देखना चाहिए। तो ये मॉनिटरिंग जो सिस्टम है ना, इसको तगड़ा बनाना पड़ेगा जी। तो इसी के साथ अब हम लोग पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं जी। हमने सुना है कि आप एक अच्छे सिंगर भी हैं। सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा जब कुछ अच्छे मूड पे रहता हूँ तो एक गाना हमेशा गाता हूँ अपनी वाइफ के लिए। और मुझे याद है कि उसके लिए मैं फ़ोन पे बात करते करते गाना भी गाया था एक बार। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। आगे की लिरिक्स मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ याद है, लेकिन मुद्दा ये लाइन ही इतना काफ़ी है। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी समय से हम लोग ट्राई कर रहे थे। थैंक यू। अरे आपका धन्यवाद भैया, मैं आपकी वीडियोस हर सब कुछ देखता हूँ। मतलब मेरे स्क्रीन पे लगातार आते रहे हैं छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट करके, और उसके अलावा आपके इंस्टाग्राम आईडीज़ को भी देखा था मैंने। तो मुझे भी लगा था कि यार कभी तो मुझे कोई बुलाया करके। इत्तेफाक से भगवान कसम मनीष राठौर जी का फ़ोन आ गया, बोले यार ये तो पॉडकास्ट वाले। तो बोला तत्काल एक ही बार में हाँ किया मैं आपको, क्योंकि मेरा खुद का मन था कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना जहाँ पे बड़े बड़े लोग आके जा रहे हैं, तो आप उस काबिल समझे भैया इस नासीज को। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।